हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्विक स्टडी। और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं एंडोजेनेटिक मूवमेंट। एंडोजेनेटिक मूवमेंट इस चैप्टर में हमने अब तक ब्लॉक माउंटेन फॉर्मेशन और फोल्ड माउंटेन फॉर्मेशन टॉपिक तक सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर किया है, जिसमें हमने सीखा था कि अर्थ के इंटीरियर में मूवमेंट कैसे होता है और इन मूवमेंट्स को किस बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। तो एक बार इन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को हम पहले रिवाइज करेंगे, क्योंकि इसी के बेस पर आगे के टॉपिक्स हैं, तो हमें पढ़ने में आसानी होगी। एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स मतलब कि अर्थ के इंटीरियर में मूवमेंट्स जो हो रहे हैं, ये बेसिकली तीन पार्ट्स में या फिर तीन चीज़ों पर डिवाइड होता है: वेलोसिटी, डायरेक्शन और लैंडफॉर्म। वेलोसिटी में ये दो टाइप के होते हैं, स्लो मूवमेंट और सडन मूवमेंट। वेलोसिटी मतलब स्पीड, वो जो मूवमेंट है उसकी स्पीड अगर स्लो है तो वो एक अलग टाइप का मूवमेंट होगा, अगर उसकी स्पीड ज़्यादा है तो वो एक अलग टाइप का मूवमेंट होगा, और इनके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इनसे जो रिजल्ट देखने को मिलेगा वो भी अलग होगा। तो वेलोसिटी जो है, जिसमें स्लो मूवमेंट पहला पार्ट है, स्लो मूवमेंट में भी दो डिविजन्स हमें देखने मिलते हैं। स्लो मूवमेंट में पहला डिवीजन है ओरोजेनिक मूवमेंट और दूसरा डिवीजन है एपिरोजेनिक मूवमेंट। ओरोजेनिक मूवमेंट मतलब माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट, जिन मूवमेंट्स की वजह से माउंटेन के फॉर्मेशंस होते हैं, ये होता है ओरोजेनिक मूवमेंट। और जिन मूवमेंट्स की वजह से कॉन्टिनेंट्स फॉर्म होते हैं, वो होता है एपिरोजेनिक मूवमेंट। फिर हम सडन मूवमेंट्स में देखेंगे कि जिन मूवमेंट्स की वजह से हमें अर्थक्वेक या फिर वॉल्केनोज जैसे डिजास्टर्स देखने को मिलते हैं, वो होते हैं हमारे सडन मूवमेंट। फिर डायरेक्शन के बेसिस पर हम देखेंगे। डायरेक्शन के बेसिस पर मूवमेंट्स दो तरीके से क्लासिफाइड हैं, पहला जो हॉरिजॉन्टली मूव करता है, दूसरा जो वर्टिकली मूव करता है। फिर हम देखेंगे कि लैंडफॉर्म के बेसिस पर किस तरीके से मूवमेंट्स क्लासिफाइड है। लैंडफॉर्म में भी कॉन्टिनेंट बिल्डिंग और माउंटेन बिल्डिंग। स्लो मूवमेंट में दो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, प्रेशर और टेंशन। प्रेशर में हमने देखा था वेव्स एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, और टेंशन में एक दूसरे से दूर मूव करते हैं, और इन्हें हमने अच्छे इलस्ट्रेशंस के थ्रू समझने की कोशिश की थी। तो 2 मिनट का क्विक रिकैप मैंने आपको दिया है पिछले पार्ट का, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है आगे के टॉपिक्स को कवर करने के लिए, इसलिए मैंने इस वीडियो में पिछले वीडियो के कंटेंट को भी फिर से रिवाइज किया है। आज हम अपने आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे, और आज का पहला टॉपिक है रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली फॉर्मेशन कैसे होता है? अभी तक तो हमने सिर्फ देखा था प्रेशर के कॉन्सिक्वेंसेस को। प्रेशर में हमने देखा था कि जब एक दूसरे की तरफ वेव्स मूव करते हैं तो या तो फोल्ड माउंटेन बनता है या फिर ब्लॉक माउंटेन बनता है। फोल्ड माउंटेन कैसे बनता है? जब हमारे जो मूवमेंट्स हो रहे हैं वो सॉफ्ट रॉक्स में हो रहे हैं, तो वो जो लैंडफॉर्म है वो फोल्ड माउंटेन हमें देता है। लेकिन अगर हमारे जो प्रेशर है या फिर जो वेव्स हैं एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, वो रॉक वो हार्ड रॉक में होते हैं, तो वो हमें ब्लॉक माउंटेन्स देते हैं। फोल्ड माउंटेन्स मतलब जिनमें हमें पीक देखने को मिलता है, जैसे हिमालय, एंडस, एल्प्स। लेकिन ब्लॉक माउंटेन्स जिसमें पीक नहीं होता है, ऊपर की जो सतह होती है, वो जो सरफेस होता है वो प्लेन होता है, जिसे हम प्लेटू भी कह सकते हैं। तो फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल ये देखिए, मेघालय प्लेटू जो एक ब्लॉक माउंटेन है। और ब्लॉक माउंटेन की एक विशेषता होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा स्टीप होते हैं। ये देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा स्टीप है, जैसे एक दीवार की तरह लग रहा है। तो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, और एग्जाम्पल है ब्लॉक माउंटेन्स के ब्लैक फॉरेस्ट के माउंटेन, मेघालय प्लाटू, एक्सेट्रा। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्ट वैली फॉर्मेशन। तो मैंने आपको कहा था कि हम देखेंगे कि टेंशन कॉन्सेप्ट क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था दो वेव्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन आज के इस कॉन्सेप्ट में, रिफ्ट वैली फॉर्मेशन वाले कॉन्सेप्ट में, दो वेव्स एक दूसरे से दूर मूव करेंगे।
जब दो वेव्स एक दूसरे से दूर मूव करेंगे तब जो बीच वाला लैंड है वहाँ पर एक फ्रैक्चर क्रिएट होगा और जो बीच वाली जगह है वो नीचे चली जाएगी। यहाँ पर देखिए लिखा है 2 फ्रैक्चर्स डेवलप साइड बाय साइड 2 फ्रैक्चर्स डेवलप होंगे और जो बीच वाली ज़मीन है वो नीचे चली जाएगी। यहाँ पर हमें रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, जो ज़मीन थी, जो समतल थी, उसमें से बीच का एक पार्ट नीचे चला गया, तो जो 2 पार्ट्स पहले से थे उनका लेवल तो वही रहेगा, लेकिन अब नीचे वाले ज़मीन के रिस्पेक्ट में वो ऊंचे हो गए हैं। तो यहाँ पर हमें ज़मीन ऊपर जाती हुई नहीं दिखाई देती है, ज़मीन नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है, इसीलिए हम इसे वैली कहते हैं। ये हो गया रिफ्ट वैली फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्ट वैली आर द ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका, रिफ्ट वैली ऑफ इंडिया नियर नर्मदा रिवर। ये सारे आपको सर्च करके गूगल पे आपको फोटोज़ देखने हैं ताकि एक जो इमेज आपके दिमाग में क्रिएट हो जाए और आपको आसानी से चीज़ें याद रह जाएं। द राइन रिवर रिफ्ट वैली ऑफ यूरोप। हमने अभी टेंशन के कॉन्सेप्ट को भी देख लिया। अब हमारा टॉपिक है कॉन्टिनेंट बिल्डिंग मूवमेंट्स, ऐसे मूवमेंट्स जिनसे हमें कॉन्टिनेंट्स मिलते हैं। कॉन्टिनेंट बिल्डिंग मूवमेंट या फिर एपिरोजेनिक मूवमेंट भी स्लो मूवमेंट का ही एक पार्ट है। अभी हमने कुछ देर पहले ये पार्ट देखा था। तो ये जो मूवमेंट्स हैं, इस मूवमेंट में क्या होता है, एक बहुत ही मेजर या फिर वास्ट पार्ट अर्थ के क्रस्ट का ऊपर आ जाता है सी लेवल के, तो वो हमें कॉन्टिनेंट देता है। और अगर ये सी लेवल के नीचे रहता है तो हमें यहाँ पर मिल जाता है सी बेड। सिर्फ ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है और मुझे नहीं लगता है कि इसमें और कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। अब हम आएंगे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जो है सडन मूवमेंट। स्लो मूवमेंट में हमने देखा कि हमारे पास में अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स मिल रहे हैं, लेकिन सडन मूवमेंट में आप देखेंगे कि ये जो लैंडफॉर्म्स हैं ये डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं, ये डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ये डिमोलिश हो रहे हैं सडन मूवमेंट की वजह से। आप समझ ही गए होंगे कि सडन मूवमेंट में क्या हो रहा है। यहाँ पर आ रहे हैं डिजास्टर्स, वॉल्केनिक इरप्शन होंगे सडन मूवमेंट्स की वजह से, अर्थक्वेक्स अकर होंगे सडन मूवमेंट्स की वजह से। पर कैसे होंगे और क्या क्या चीज़ें और हमें इसमें सीखनी है वो हम देखेंगे अब। तो सडन मूवमेंट का पहला कॉन्सिक्वेंस अर्थक्वेक। अर्थक्वेक में अगर हम देखें तो अर्थ का मतलब होता है अर्थ और क्वेक का मतलब होता है ट्रेमर। तो जब अर्थ में हमें अर्थ के सरफेस पे हमें ट्रेमर्स देखने को मिलते हैं या फिर मूवमेंट्स होते हुए देखने को मिलते हैं तो हम उसे कहते हैं अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक को हम अर्थक्वेक की जो मैग्नीट्यूड है, अर्थक्वेक की जो मैग्नीट्यूड है, इसे हम रिचर स्केल से मेजर करते हैं। क्या रीज़न होती है अर्थक्वेक की, आखिर अर्थक्वेक अगर क्यों होता है। हमारे अर्थ में बहुत सारे प्लेट्स हैं, प्लेट्स के बारे में आपको बताया गया है यहाँ पर। ये देखिए प्लेट्स खाने वाला प्लेट नहीं है, यहाँ पर एक अलग टाइप का प्लेट है जो आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर पहले, इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले। तो जो पूरा अर्थ है, आपको पता है कि पूरा अर्थ एक सॉलिड है और उसके ऊपर कुछ ओशंस हैं और कुछ कॉन्टिनेंट्स हैं। ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये हमें नीचे के जो सरफेस में जो पहले ज़मीन हुआ करती थी वो सी लेवल के ऊपर उठ जाने के कारण दिख रही है। और अगर ये ज़मीन सी लेवल के नीचे होती तो हमें सी बेड मिलता एपिरोजेनिक वेव्स की वजह से। लेकिन एक पूरा सॉलिड है, उस सॉलिड में से ये ज़मीन उठ रही है या फिर नीचे रह रही है। तो उस चीज़ में अगर हम देखें तो वहाँ पर हमने अलग अलग पार्ट्स बनाकर रखा है, वो पार्ट्स को हम कहते हैं प्लेट। पेज नंबर 18 पे देखिए आपको प्लेट का पूरा डायग्राम दिखाया गया है। मेरे स्क्रीन में अभी ये पूरा फिट नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप अपने पेज में इसे ओपन करके देखिए। बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि आखिर जो आपका ओशन है, ओशन का भी तो बेड होता है ना, वो पूरा नीचे तक लिक्विड ही थोड़ी होता है। अंत में एक ज़मीन ओशन के नीचे भी होती है।
तो अगर वो ज़मीन धीरे धीरे ऊपर उठ के आएगी, किस वेव की वजह से? एपिरोजेनिक वेव की वजह से, तो वो भी कुछ दिन बाद कॉन्टिनेंट बन सकता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। और ये जो ज़मीन है अंदर एकदम, उसे हमने डिवाइड किया है, और ये प्लेट के मूवमेंट के वजह से ही अर्थक्वेक्स या वॉल्केनिक इरप्शन अकर होते हैं। तो यहीं पे मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ जहाँ आपको लाइंस दिख रहे हैं ग्रे कलर के, ये सब बाउंड्रीज हैं उन प्लेट्स की। अब ये जो प्लेट्स हैं, जब ये मूव करते हैं तो इनकी जो बाउंड्रीज हैं ये कोलाइड करती हैं। जब बाउंड्रीज कोलाइड करती हैं तो यहाँ पर ट्रेमर्स फील होते हैं, और हमें देखने को मिलता है कि अर्थक्वेक हो रहा है और वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है। अब आपको पता है, सब सारे बच्चों को पता है कि जापान में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं, और जापान में सबसे ज़्यादा, मतलब जितना छोटा कंट्री है उस हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा वॉल्केनिक इरप्शंस भी हैं। ये देखिए, ये रहा आपका जापान, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बाउंड्री पर ही आता है। अब चूंकि ये बाउंड्री पर आता है, तो जब कोई भी मूवमेंट होती है प्लेट्स की, तो यहाँ पर हमें ट्रेमर फील होता है, और एज अ कॉन्सिक्वेंस यहाँ पे अर्थक्वेक आए दिन अकर होता रहता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो कोई अगर आपसे पूछे कि अर्थक्वेक क्यों अकर होते हैं, तो ये जो प्लेट्स हैं इनके मूवमेंट की वजह से अकर होता है, इनके कोलिजन की वजह से अकर होता है, एक प्लेट दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाते हैं इस वजह से होता है, और रॉक्स के बीच में टेंशन क्रिएट हो जाता है इस वजह से भी अकर होता है, और वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से भी अर्थक्वेक अकर होता है। अब यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया गया है। ये है एक सीज़्मोग्राम, और सीज़्मोग्राम मेजर करता है मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। सीज़्मोग्राम के नए वर्जन्स आज के ज़माने में आ गए हैं, आजकल मॉडर्न सीज़्मोग्राम्स आ गया है, तो हमें बहुत ही माइन्यूट या फिर माइनर मूवमेंट ऑफ अर्थ, ये जो वेव्स होते हैं उनको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अब बेसिकली ये किसी काम के नहीं है, पर ये पहला स्टेप था किसी अर्थक्वेक को डिफाइन करने का या फिर मेजर करने का। फिर आपको ये जो पिंक बॉक्स है ये आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें आपको बहुत सारे प्लेट्स के बारे में बताए गए हैं, 7 मेजर प्लेट्स के बारे में बताया गया है, और आपको इसे रीड करना है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ को पढ़ लेना है जो अर्थक्वेक में बहुत बार पूछे जाते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर बताया गया है फोकस और एपिसेंटर। तो ये जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, जब ये मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट होने लगते हैं, तब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और बढ़ने के बाद ये माउंट अप करता है, और जहाँ पे ये माउंट अप करता है वही होता है इसका सेंटर, वहीं पे अर्थक्वेक का सेंटर होता है, और उसी को हम हाइपोसेंटर भी कहते हैं। तो आप याद कर सकते हैं कि सेंटर या फिर हाइपोसेंटर या फिर फोकस ऑफ अर्थक्वेक क्या होता है? प्लेस वेयर एनर्जी माउंट्स अप। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है एपिसेंटर। एपिसेंटर मतलब अर्थ का ऐसा सरफेस जहाँ पर आपका जो वेव है, जो एनर्जी वेव है, सबसे पहले रीच करता है, और इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये जो फोकस है उससे सबसे नियरेस्ट पॉइंट होता है, सबसे नियरेस्ट पॉइंट पे ही सबसे पहले पहुंचेगा ना वेव। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। और ये इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि ये जो है हमेशा परपेंडिकुलर होता है फोकस से। जहाँ पर भी आपका फोकस होगा उससे हमेशा परपेंडिकुलर होगा आपका एपिसेंटर। ये कॉन्सेप्ट तो आपने मैथ्स में भी पढ़ा है। आप जब देखते हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, वहाँ पे जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, एल्टीट्यूड जब आप ड्रॉ करते हैं, तो वहाँ पर एक परपेंडिकुलर साइन बनाते हैं और कहते हैं कि ये सबसे मिनिमम डिस्टेंस है वर्टेक्स और राइट एंगल के वर्टेक्स और हाइपोटेनियस से। तो ये ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज़ करना है आपको। एंड आई होप कि अभी आपको एपिसेंटर भी समझ आ गया है। फ्रेंड्स, मेरा टारगेट है कि इस वीडियो में मैं आपको सीज़मिक वेव्स के सारे टाइप्स और अर्थक्वेक के इफ़ेक्ट्स को पढ़ा दूंगी। तो लेट अस सी कि वो कंप्लीट हो पाता है कि नहीं। चलिए हम सबसे पहले सीज़मिक वेव से स्टार्ट कर लेते हैं। सीज़मिक वेव का मतलब होता है कि ऐसे वेव्स जिनके वजह से अर्थक्वेक अकर होते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है सीज़मिक वेव का वो है प्राइमरी वेव, जिसे हम पी वेव भी कहते हैं। प्राइमरी वेव ऐसे वेव होते हैं जो सरफेस पे सबसे पहले पहुंचते हैं, और ये फोकस से रेडियल डायरेक्शन में मूव करते हैं।
और इनकी ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये आगे पीछे मतलब टू एंड फ्रो मूवमेंट करते हैं। और इन्हीं मतलब कि ये आगे पीछे मूव नहीं करते हैं, ये जब मूव करते हैं तो जो पार्टिकल्स एसोसिएटेड हैं, जो इनके कांटेक्ट में पार्टिकल्स आता है, उस पार्टिकल का मूवमेंट टू एंड फ्रो होता है। और इन मूवमेंट्स को फॉरवर्ड बैकवर्ड वेव्स भी कहा जाता है। और ये सारे स्टेट्स में मतलब लिक्विड हो या फिर सॉलिड हो या फिर गैशियस स्टेट हो, ये सारे स्टेट्स में ट्रैवल कर सकते हैं। और लिक्विड मीडियम में ये वेव की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो मैंने स्विफ्ट में शॉर्ट में आपको समझा दिया है प्राइमरी वेव या फिर पी वेव। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी वेव्स ऐसे वेव्स होते हैं जो पी वेव एक बार पहुंच जाता है, उसके बाद सेकेंडरी वेव रीच करता है। तो ये जो सेकेंड रीच करते हैं वो होते हैं सेकेंडरी वेव। इन्हें हम एस वेव भी कहते हैं। ये सारे डायरेक्शंस में स्कैटर होता है, ये सारे डायरेक्शंस में मूव करता है। और इसकी वेलोसिटी जो है वो पी वेव से थोड़ी सी कम होती है। और इसके एसोसिएटेड जो पार्टिकल्स हैं, इनके कांटेक्ट में जो पार्टिकल्स आते हैं वो अप एंड डाउन मूवमेंट्स शो करते हैं। और ये सिर्फ सॉलिड मीडियम में ही ट्रैवल करते हैं, ये लिक्विड मीडियम में ट्रैवल नहीं कर पाते हैं। और चूंकि हमने देखा कि इनका जो मूवमेंट है वो अप एंड डाउन होता है, इस वजह से ये कुछ ज़्यादा ही डिस्ट्रक्टिव होते हैं प्राइमरी वेव्स के कंपैरिजन में। लास्ट टाइप का वेव है हमारा सरफेस या फिर एल वेव। सरफेस वेव में दोनों ही चीज़ों की कैरेक्टरिस्टिक होती है, पी वेव और एस वेव की। एक बार ये दोनों टाइप के वेव्स जब पहुंच जाते हैं सरफेस पे, उसके बाद एल वेव जनरेट होता है। और ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है क्योंकि ये टू एंड फ्रो भी मूव करते हैं इनसे एसोसिएटेड पार्टिकल्स, और अप एंड डाउन भी मूव करते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक देखने को मिलता है। अब हमारा टॉपिक है सीज़्मोग्राम। सीज़्मोग्राम ही ये सीज़्मिक वेव्स को डिटेक्ट करते हैं और मेजर करने की कोशिश करते हैं। तो सीज़्मोग्राम की मैंने आपको इमेज दिखा ही दिया था। ये देखिए यहाँ पर आपका सीज़्मोग्राम है। फाइनली इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक हमने पहले देखा कि कॉजेज़ ऑफ अर्थक्वेक क्या है, क्यों कॉज होता है अर्थक्वेक। और अब देखेंगे कि अर्थक्वेक जब हो ही गया है तो उससे हमें क्या क्या नुकसान हुए। सबसे पहला, फ्रैक्चर्स डेवलप हो जाते हैं ग्राउंड पे। हमारे यहाँ पे लैंडस्लाइड्स हमें देखने को मिल जाता है, स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, कई बार लोगों की जान भी चली जाती है। ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो चेंज हो जाता है, या तो जो कुआं है उसमें पानी आ जाएगा मूवमेंट की वजह से, मतलब पानी कहीं था और मूव होकर के गलती से आपके कुएं में पानी आ गया, या फिर वहाँ पर आ गया जहाँ पानी नहीं था, या फिर जहाँ पानी था वहाँ से पानी चला जाएगा, या फिर आपका कुआं ड्राई हो जाएगा, मतलब वेल, या तो आपका वेल ड्राई हो जाएगा या फिर आपका वेल पानी से भर जाएगा। तो कुछ भी हो सकता है। कुछ एरियाज जो हैं सबसीड हो सकते हैं, जैसे कि हमने रिफ्ट वैली फॉर्मेशन में देखा था। या तो कुछ ज़मीन नीचे जा सकती है या फिर कुछ ज़मीन जो है ऊपर भी आ सकते हैं ऐसे वेव्स की वजह से। सुनामीज़ हो सकती हैं अगर यही टाइप का वेव आपके सी बेड में आए, तो सी बेड वहाँ पर आपको सुनामी देखने को मिल सकती है। या फिर स्नो कवर्ड एरियाज़ हैं जैसे हिमालयाज़ हो गया, ये सारे एरियाज़ में आपको एवलांचेस देखने को मिल सकती है। एवलांचेस मतलब बहुत ज़्यादा बर्फ़ एक साथ नीचे गिरने लगती है। या फिर आपके बिल्डिंग्स कोलैप्स हो सकते हैं, लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टीज़ अगर हो सकती है, आपके ट्रांसपोर्टेशन रूट्स डिस्टर्ब्ड हो सकते हैं, और आपका कम्युनिकेशन सिस्टम भी ख़राब हो सकता है। तो ये सारे हमने कॉन्सिक्वेंसेस देख लिए। और आगे के वीडियोस में हम वोल्केनिक इरप्शन के कॉजेस और वोल्केनिक इरप्शन के इफ़ेक्ट्स देखेंगे और टाइप्स ऑफ वोल्केनोज भी देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, काफ़ी लेंदी वीडियो था और हमने जितना भी कवर किया है आप रीड करिए, नोट्स बनाइए और ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी, और नोट्स तो ज़रूर बनाइए। एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो, subscribe my channel and share this video with your friends so that everyone gets a chance to study and chance to and explore themselves. Thank you very much.